नमस्कार दोस्तों, यूपी में आयोजित पीईटी परीक्षा 2021 की शिफ्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भारत में शासन करने वाले शासकों को कालक्रमानुसार सही क्रम है। तो देखिए, इन्होंने ऑप्शन ए दिया शेरशाह सूरी, 2 दिया है अकबर, 3 दिया अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया इल्तुतमिश। तो आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी का शासनकाल क्या रहा था, 1540 से 45 रहा था। और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 में रहा था। और इल्तुतमिश का 1211 से 1236 तक रहा था। तो इस तरह से सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले आएंगे इल्तुतमिश, 1 नंबर पे आएंगे इल्तुतमिश। और 2 नंबर पे आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, 2 नंबर पे आएंगे अलाउद्दीन खिलजी। और 3 नंबर पे आएंगे इसके बाद शेरशाह सूरी और 4 पे अकबर आएंगे। तो इस तरह से आ जाएगा 4 4 3 1 2 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुकाराम थे जो शिवाजी के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो आपको बताना है राजनीति से है या चिकित्सा से है या वास्तुकला से है या गणित से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से आपको कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि इनमें से गलत बताना है। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में, सही है। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, ठीक है। और मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी 622 में, ये भी ठीक है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, जो इसने गलत ही पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा, हमारे फेमस दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बिसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही मिलान करना है इसमें। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने। तो इसका सही आंसर होगा 3 1 2 5। तो इसका सही आंसर होगा 3 2 1 5। तो ऑप्शन नंबर है 3 1 2 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो आप सभी को पता होगा कि करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय की कौन सी नदी है? गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, सेकंड और थर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बैंक दर का
अर्थ क्या है? बैंक दर क्या होती है? तो ये आप सभी को पता होगा कि बैंक दर का मतलब होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? यानी कि आरबीआई सीआरआर को घटा दे तो क्या असर पड़ेगा? इसमें साख सर्जन क्या है? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो आपको पता होगा 1 रुपये का नोट होता है वो होता है वित्त सचिव, बाकी सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के, जो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फेमा FEMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह शामिल है राज्य सूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 24 है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने माने। सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों का वर्णन है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? तो इसमें धारावाहक होते हैं ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश वर्ष है वो एक वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये धावन सोडा होता है, ठीक है, खाने का सोडा होता है। सोडियम क्लोराइड होता है वो नमक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, तो 18 कैरेट कितने का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 75% हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है संतरे में ऑप्शन ए, विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है ज़्यादा? विटामिन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ये आ गया मैथ का सवाल है। तो इसमें देखिए अपने करते हैं, तो इस 56 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 196, वो यहाँ दिया हुआ है। 18 में 72 में 4 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, जो कि ऑप्शन नंबर सी 324 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। इसमें देखिए ये आ रहा है A3 प्लस B3, ये आ रहा है A3 प्लस B3 और नीचे आ रहा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी माइनस ए बी, और ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो ऊपर से समीकरण अपने बनाएंगे तो वो दोनों कट जाएंगे, और इसका सही रियल में जो बनेगा समीकरण वो बनेगा a प्लस बी, यानी कि 885 को 115 में जोड़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो √5 - 3 बटे √5 + 3 इसके बराबर है, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे अपने, तो इसको √5 सॉरी दोस्तों, तो इसका √5 - √3 बटे √5 - √3 का गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 चलिए इसका करेंगे तो √5 - √3 से गुणा करेंगे ऊपर वाले को, और √5 और -√3 से नीचे वाले को गुणा करेंगे, तो इसका जब अपने गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से समीकरण बनेगा। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको आंसर, ये बनेगा 5 - 3 प्लस 2ab होएगा, तो 5 × 3 √15 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा 5 और 3 का स्क्वायर होगा 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो इसमें अपने सही करेंगे तो ऊपर बचेगा 5 में से 3 गए तो 2 प्लस 2√15, तो ऊपर बचेगा, मैं रफ कर देता हूँ आपको, 2 प्लस ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो प्लस आएगा, तो ये बचेगा अपने पास 2 तो इसको अपने हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 - 2√15 और नीचे आ जाएगा 2, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो अपने ये आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 4 - √15 और नीचे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी 4 - √15। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए उसकी मूल्य में 30% घटाने पर, तो 70 गुणा 120 बटे 100, तो इसको काटेंगे तो 0 से 0, तो 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 12 × 7 = 84, तो कितने की कमी हुई, 16% की कमी हो गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16% की कमी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है। चलिए 18 खिलाड़ियों की औसत आयु कुल योग होगा, 18.5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 74, ये हो जाएगा 74, और अब अगर कोच को भी शामिल कर लिया जाए तो 20% बढ़ जाती है, यानी कि 18.5, चलिए अगर इसको करेंगे तो 18.5 में 20% बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा 20% का मतलब होता है 6/5, तो ये हो जाएगा 20% का मतलब होता है 18.5 में 120/100 करेंगे और कुल कितने हैं 5 हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा 111। तो अब पाँचों की कितनी होगी 111, और 4 जनों की कितनी थी 74,
तो 111 में से 74 को घटाएंगे तो शेष बचेंगे 37, जो कि कोच की है। कोच की उम्र कितनी है? 37। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है, एकल का विलोम शब्द होगा बहुल। ऑप्शन नंबर ए बहुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का पर्यायवाची कौन सा है? तो द्रव का पर्यायवाची है वो है ऑप्शन बी अहंकार। चलिए क्वेश्चन 38 है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मन को हरने वाला होता है मनोहर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरना, इसका सही आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो पहला है महत्वाकांक्षा, इसका ये गलत हो जाएगा। 2 है महत्वाकांक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी है महत्वाकांक्षा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया हुआ अपने को पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से अपने को क्वेश्चन ढूंढने हैं। तो पहले क्वेश्चन अपने पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 41 है, ए मैनी साइड्स पर्सनैलिटी मीन्स। क्वेश्चन 42 है, पंडित नेहरू इंजॉयड, ये ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। और क्वेश्चन 43 है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके ऑप्शन 4 दे रखे हैं। अभी अपने पैसेज पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। तो पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज है, नेहरू वाज ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी। ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और असिस्टेंट ट्रायरेनी का मतलब होता है अत्याचार। चलिए ऑप्शन अपने पहले 41 का आंसर दिख गया है। इसमें ये बोल रहा है, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स होता है, जो कि गंध्यास में दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, यानी जो पंडित नेहरू थे वे कई चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, जो कि गंध्यास में दिया हुआ है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, पंडित नेहरू इंजॉयड। तो अभी आपने पढ़ा है वो किस किस में इंजॉयड थे? बुक लिखने में और पढ़ने में इंटरेस्ट थे, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, जो सामाजिक कुरूपता उनको दूर करने में वो विश्वास रखते थे वो। तो इसके ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो सी पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका सही आंसर होगा, पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सही आंसर होगा, ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस। तो ये गंध्यास में अपने को नहीं दिया। साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सबऑर्डिनेट टू इट। और सी है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। चलिए गंध्यास में देखते हैं ये चीज़ कहाँ दी हुई है। तो ये देखिए, आपको पता होगा ये चीज़ दी हुई है यहाँ पे। चलिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो वो बैलेंस में इक्वल मानते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि इसका पर्यायवाची बताना है फेमस का। फेमस का पर्यायवाची होता है पॉपुलर, प्रसिद्ध होता है फेमस का, और पॉपुलर भी फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। चलिए 45 नंबर है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका विलोम शब्द होता है ओपेक्यू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी विज्ञान संबंधित है पक्षी से, तो निर्विज्ञान किससे संबंधित है? ये हो जाएगा मानव से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। दही, मक्खन, पनीर, ये सभी दही से बनते हैं। ये तेल है, ये अलग हो जाएगी। ये दही जो दूध से नहीं बनता। सॉरी फ्रेंड्स। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए P के बाद बना है Q, +1 हुआ है, और R के बाद बना है Q तो -1 हुआ है। इसके बाद +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। चलिए तो इस तरह से अपने को करना है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में अपने देखेंगे O में +1 करेंगे तो इसका आ जाएगा P, तो इसका ऑप्शन पहला आ जाएगा P। तो इसमें D तो वैसे ही कट गया, ठीक है। R को 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q आएगा, तो Q इसमें है नहीं, B ऑप्शन नंबर वैसे कट गया। तो ऑप्शन A और B इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों, इसमें देखो इस T में उसने +2 किए हैं, यानी कि 6 नंबर वाले में उसने +2 किए हैं। तो अपने को भी 6 नंबर वाले में +2 करने हैं। चलिए 3 4 5 6, T में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? V आएगा। तो 6 नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन ए में V कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में दिख रहा है V, और B ऑप्शन में U दिख रहा है। तो ये इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये तो पहले ही नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये T आ रहा है ना, T में +2 कर रहा है, वो ऊपर भी +2 कर रहा है और यहाँ भी +2 कर रहा है, इस वजह से यहाँ V आएगा ना कि U आएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। यानी कि ये मैं हूँ, मान लो ये लड़का है, ये मान लो रीता है, ये निखिल है, ये रीता है, ये मैं आर इसको वर्त में, फीमेल को वर्त में प्रदर्शित कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है उसकी माँ, तो ये रीता की माँ हो गई। माँ के पुत्र, रीता का जो पुत्र है, ये पुत्र है, उसका इकलौता बेटा है, जो निखिल है वो उसका इकलौता बेटा है। तो ये रीता इसके पिता की बहन है, तो जो रीता होगी वो निखिल के क्या लगेगी? पिता की बहन है, तो क्या लगेगी? बुआ लगेगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बुआ आंसर सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? चलिए 25 को अगर गुरुवार है तो उसके 7 दिन पहले 18 को गुरुवार होगा, 11 को भी गुरुवार होगा और 4 को भी गुरुवार होगा, 3 को होगा बुधवार और 2 को होगा मंगलवार और 1 को होगा सोमवार। तो दोस्तों आपको पता होगा 1, 2 और 3 से जब स्टार्ट होते हैं, तारीख 1, 2, 3 तारीख से जब कोई स्टार्ट होते हैं तो वो महीने में कितने बार आते हैं? वो 5 बार आते हैं। तो सोमवार 1 तारीख को आ रहा है तो एक महीने में कितनी बार आएगा? 5 बार। चलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये कुछ करंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में नहीं हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस जियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, बोल्ड बम्बू ओसियस ऑन लैंड्स इन डायरेक्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी? यह परियोजना भारत के राजस्थान राज्य में शुरू की गई थी, उदयपुर में। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स
योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीषा बांदला। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित मलिक। कौन है? सुमित मलिक। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? कैबिनेट प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो यह मंत्रालय होगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली को नियुक्त किया है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो आपको पता होगा 5 राज्य हैं भारत के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। बीजिंग है वो चीन की है, दिल्ली भारत की है और ढाका बांग्लादेश की है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मलयालम इसकी आधिकारिक भाषा है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या ऑप्शन डी 552। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस, ये ऑप्शन दे के इजी है बिल्कुल, हिंदी दिवस मनाया जाता है वो है सितंबर 14 को। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको पता होगा नेपाल है सार्क का सदस्य, बांग्लादेश भी है और अफगानिस्तान भी है। जो म्यांमार है वो सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम है वो है ऑप्शन बी केरल का। इसके साथ ही भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, यह भी फेमस है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो आपको बताना है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध ग्रह। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में आपको गंध्यास दिया हुआ है, तो गंध्यास में देख के आपको सही आंसर बताने हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ये गंध्यास में से देख के आपको इन सभी के आंसर बताने हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। इसके ऑप्शन दिए, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। चलिए नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। चलिए गंध्यास पढ़ते हैं आप, उसमें से अपने को सभी के आंसर पता चलेंगे। गंध्यास पढ़ते हैं, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो इसका
क्वेश्चन नंबर 73 का अपने को आंसर मिल गया है। चलिए देखिए, क्वेश्चन 73 है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अहिंसा के द्वारा, जो कि गद्यांश में लिखा हुआ है, अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ शांति और सुख रहा हो। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम, जो कि गद्यांश में लिखा हुआ है। चलिए इस तरह से अपने पढ़ेंगे तो सभी के आंसर आ जाएंगे। तो आगे है कि भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुख में शांति में राज्य की स्थापना संभव होगी। तो अब देखिए ऑप्शन, इसमें प्रश्न 71 में देखिए, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर देखिए, मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए इसका विश्व में शांति आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी अपने पढ़ा था कि किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इसके स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इसके हैं ऑप्शन डी, देखिए, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 75 है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची है। यहाँ देखिए गद्यांश में नितांत दिया हुआ है, ये देखिए, नितांत सफल सिद्ध हुए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। नितांत का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल यानी बिल्कुल होता है नितांत का उपयुक्त पर्याय, ऑप्शन बी। चलिए 76 से 80 नंबर फिर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, जो गद्यांश पढ़कर इन प्रश्नों के अपने उत्तर कर पाएंगे। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति की प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है वो अभी अपने गद्यांश में पढ़ेंगे तो सभी के आंसर देख पाएंगे। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? इसके ऑप्शन, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। प्रश्न 79 है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। 80 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन या स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, इसमें सभी के आंसर अपने को पता लग पाएंगे। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार, राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रीतम प्रदेय से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते।
पृथ्वी वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन गया है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से व्याक्रांत एवं सत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के लिए विविध साधन उसे सुलभ है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई है और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। देखिए, ये देखिए, समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। यहाँ देखिए, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 78 में लिखा हुआ है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। हस्तामलक आया है तो यहाँ अपने को पूछा है, ये देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। देखिए, इस अपने को पूछा था इसने भी, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है? ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचार धारा से इसको मुक्ति मिली है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए 78 हो गया, 79 हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या है? प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि गंध्यास में दिया हुआ था। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो आपने अभी पढ़ा होगा, इसमें देखिए इसमें पढ़ा हुआ है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वास और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ संतुलित ढंग से विचार कर सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ उसने वैज्ञानिक चिंतन से इसका मतलब है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 से 85 दिया हुआ है अपने को एक DI ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें से अपने को देख के आंसर बताने होंगे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। देखिए पहले हिस्ट्री है, उसके बाद है जियोग्राफी भूगोल की। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 1.55 यानी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यानी कि 100 उसके जियोग्राफी में है और 155 उसके हिस्ट्री में है। तो इस तरह से अपने सवालों पे चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, तो आपको पता होगा ऊपर इतिहास था और नीचे वाला जियोग्राफी भूगोल था। तो चलिए पैराग्राफ पे चलते हैं। तो इसमें यानी जियोग्राफी से अधिक हिस्ट्री में वही होगा जो 1 से अधिक होगा, यानी कि 1.55 है तो इधर नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यानी कि ये 100 है तो ये 155 है।
100 अगर जियोग्राफी में है तो 155 उसके हिस्ट्री में होंगे। तो इस तरह से उसने पूछा है कि कितने छात्र ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, यानी एक से ज़्यादा होंगे वो हिस्ट्री में होंगे। तो देखिए 1, 2 और 3 स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या किया है, 3 स्टूडेंट ने है वो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर मिले। तो देखिए जो 1 से कम होंगे वो ही जियोग्राफी में कम नंबर ले पाएंगे। तो उनका सही क्रम देखिए, चलिए इसमें आ जाएगा। देखिए 1 और बी के भी 1 से कम है, 3 नंबर वाले के भी 1 से कम है, और 4 नंबर वाला नहीं आएगा क्योंकि 4 नंबर वाले के 1 से ज़्यादा है, 5 वाला नहीं आएगा, और 6 वाले के 1 से कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3, 6। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें, 1, 2, 3, 6। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 6। चलिए 83 नंबर पे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो देखिए इसमें अपने को ग्राफ में कोई अंक वैसे नहीं दिए हुए हैं, इसमें परसेंटेज के आधार पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अपने क्या होंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका सही आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। चलिए देखते हैं। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अनुपात है 1.55। 1.55 सबसे ज़्यादा है 1.55, और सबसे कम है 0.35। 0.35 इसमें घटाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.20। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक है। तो देखिए छात्र 4 पे चलते हैं, अपने छात्र 4 पे चलते हैं। उसको अंक मिले हैं, छात्र 4 को अंक मिले हैं 1.25। तो 1.25 अंक मिले हैं, और 100 उसको मिले हैं जियोग्राफी में, और ऊपर हिस्ट्री में मिले हैं 125। तो उसने बोला है कि 4 को भूगोल में मिले हैं 60, यानी 100 के बराबर हो जाएंगे 60। तो 125 को अपने याद करना है, तो वो मेथड लग जाएगा इसमें 60 गुणा 125/100। जब इसको अपने हल करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75। इसका सही आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 से 90 है, वो है ग्राफ का। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। तो देखिए प्रश्न नंबर 86 है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था। तो देखिए यहाँ पे उच्चतम वृद्धि पूछ रहा है, तो इसमें अपने देखिए वृद्धि किस किस में हुई है। ये यहाँ हुई है 51 से 53, ठीक है, 2 की वृद्धि हुई है। 53 से 65 में वृद्धि हुई है 12 की, और 65 से 76 में इसमें वृद्धि हुई है 11 की, और इसमें वृद्धि हुई है 5 की, और इसमें वृद्धि हुई है 10 की। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो हुई है 65 से 76 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 और 18 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्चतम वृद्धि हुई है वो 2017 और 18 में हुई है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन इतने प्रतिशत बढ़ गया है। चलिए पहले 4 का उत्पादन अपने देखते हैं, पहले 4 का जोड़ लेते हैं। तो इन चारों का जब योग करेंगे अपने, तो 56 को 51 और 53 और 65 को जब जोड़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो 225 होगा, 225 होगा। और इन चारों को जब अपने ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 275।
275 हो जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं, अभी देखिए क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन इतना बढ़ गया है। देखिए 225 से 275 हुआ है, तो बढ़ा कितना है, 50 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 225 पे बढ़ा है, गुणा 100। तो इसको हल करेंगे तो 25 चौका 100, 25 निमे 225, तो ये आ जाएगा 200/9। 200/9 का मतलब होता है 22.22, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहले 4 को जोड़ के दूसरे 4 को जोड़ देना है, दोनों का अंतर और पहले 4 को बटा में लगा के गुणा 100 से कर देना है। तो इस तरह से जो परसेंटेज निकलेगा वो निकलेगा 22.2%। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, 8 वर्षों के औसत उत्पादन था। 8 वर्षों का, यानी कि अभी आपने जोड़ा था पहले 4 का 225 और अंतिम का 275, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 500, ये हो जाएंगे 500 और पूछ रहे 8 का, तो 8 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8×48, यानी कि 62.5 हो जाएगा इसका आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 62.5। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष की हुई है। चलिए चलते हैं ग्राफ पे चलते हैं। तो घटत देखिए कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा, 2 ही जगह हुई है। एक तो यहाँ हुई है 56 से 51, यानी कि घटत हुई है इसमें 5 की हुई है, और एक हुई है यहाँ से 76 से 58 हुई है, तो ये हो गई 18 की। परसेंटेज निकालना है अपने को, ये हुई है 5 किस पे, 56 पे, और गुणा में 100, गुणा में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 8%, 8 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। और इसको जब अपने करेंगे, इसमें हुई थी 18 की कमी और 76 पे हुई है गुणा 100, ये हो जाएगा 18 कमी, ये 5 बार, तो इसको गुणा करेंगे तो ये लगभग 25% आएगा। तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, यहाँ हुई है 2018-19 में। परसेंटेज समझ आ गया होगा आपको, 2018-19 में कमी हुई है 25% की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2018-19। चलिए इसका सही आंसर होगा 2018 और 19, ऑप्शन ए। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था। चलिए 2014-15 में देखते हैं, 2014-15 में चलिए देखते हैं। 2014-15 में 51 था, तो 51 और 2017-18 में था 76, तो इसको काट देंगे 2019-20 का कह रहा है वो, तो ये हो जाएगा 2014-15 का हो जाएगा 51 और 2019-20 का हो जाएगा 68, तो इसको काटेंगे तो 17×3 = 51, 17×4 = 68, यानी कि 3/4 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो 3/4 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 91 से 95 फिर एक DI दी हुई है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। चलिए सी का निकाल लेते हैं अपने। तो सी देखिए, सी का है यहाँ वृद्धि देखिए 26,200 में से 27,800 हुए, तो यहाँ 1,600 की वृद्धि हुई है, और यहाँ हुई है वृद्धि 400 की, यहाँ हुई है 300 की, और यहाँ वृद्धि हुई है फिर 300 की,
और यहाँ वृद्धि हुई है 600 की। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? यहाँ 1600 की वृद्धि हुई है स्टार्ट में। तो इसका सही आंसर देखिए, 2015 से 16 में वृद्धि हुई है, तो सी की वृद्धि होगी 2016 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2016। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? चलिए बी का कमीशन देखते हैं 2018 में कितना है। 2018 में बी का है 28,000 और उसी वर्ष में सभी का हो जाएगा 1,46,960। 1,46,960 परसेंटेज पूछा है तो गुणा 100। तो इसको अपने हल करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19.05। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19.05। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा, चलिए ग्राफ पे चलते हैं। चलिए 2015 से 2018 में तो ए का कितना बड़ा है, तो इसमें से अपने निकालेंगे तो जैसे बड़ा बड़ा देखेंगे तो इसमें 2000 बड़ा है, इसमें देखेंगे तो इसमें भी 2000 से कम यानी कि 1000 प्लस बड़ा है। सी का देखिए 26,000 से 29,000 हुआ है यानी कि 3 के बड़ा है। और डी का बड़ा है वो बड़ा है 3 से कम, 3 से थोड़ा कम 27,850 से 30,000 हुआ है। और ई का 28,000 से 30,000, इसमें भी 2,000 वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको पता है सी में ज़्यादा हुई है यानी लगभग 3,000 के करीब वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन डी, सी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? चलिए चलते हैं पैराग्राफ पे। चलिए यहाँ चेक करते हैं अपने। यहाँ देखिए 27 से अपने 19 में देखते हैं तो यहाँ बड़ा है, यहाँ घटा है। 27 से 28 हुआ है, 28 से यहाँ 25 हुआ है, यहाँ 25 से फिर 29 हुआ है, फिर 29 से यहाँ 24 हुआ है, 24 से यहाँ कितना बड़ा है 3, लगभग 3,000 बड़ा है। तो इस तरह से अपने देखेंगे तो इसमें जब आप पांचों को हल करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि होगी वो 2019 में होगी, सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी वो 2019 में होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 नंबर का, निम्न में से किस वर्ष में किसी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम है और न्यूनतम कमीशन का अंतर है वो सबसे ज़्यादा होगा वो 2019 में होगा, यानी इसमें अंतर सबसे अधिक पाया जाएगा। अगर आप उसको जोड़कर और घटाओगे तो 2019 में आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? चलिए 2019 में डी को देखते हैं। चलिए 2019 में डी को देखते हैं। 2019 में 29,800 ये दिया हुआ है, 29,800 और उसने पूछा है 2019 में डी द्वारा अर्जित किया गया 29,800 है डी द्वारा, वो ए का कितना प्रतिशत है? 29,800 और ए का है 24,000 ए का है 24,000, यानी कि जो ए का है कमीशन वो डी के कमीशन का कितना प्रतिशत है? तो 298 बटे 24,000
गुणा 100 करेंगे तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 121%, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए 121%, तो इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, और इनमें से कोई नहीं। जब 2019 में डी का सेल्समैन डी का कुल कमीशन निकाल के ए के कुल कमीशन से भाग दोगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 121%, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 96 से 100 एक और अपने को टेबल दी गई है, जिसमें से शेयर ब्रोकर है मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक, जिसमें से एंजल, शेर खान, जरोदा और ट्रेडबुल, इनका सभी का मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो खुले खातों की संख्या वो सैकड़ों में दी गई है। तो इस तरह से अपने पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस टेबल के पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्व है। यानी कि खुले खातों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, जून में है, सितंबर में है, अगस्त में है या मई में है। चलिए चेक करते हैं। चलिए इसमें से अपने 25 और 22 और 30 और 35 को जब ऐड करेंगे तो 2 और 5 और 2 7, 7 और 5 12 हासिल 1, 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 1 11, 112 होगा। इसका औसत निकालेंगे तो 4 का भाग देंगे तो इसका औसत आ जाएगा 3, ये 2 और ये 8, 28, तो इसका औसत आ जाएगा 28। आप इसी तरह जून का जोड़ के ऐड करोगे तो इसका आएगा 33.25 और जुलाई का ऐड करोगे तो इसका आ जाएगा आपके पास 40.5 और अगस्त का आ जाएगा आपके पास 45 और सितंबर का आ जाएगा 50। तो उसने सबसे अधिक पूछा है, तो आपको पता है सबसे अधिक इसका हो जाएगा सितंबर का। चलिए सबसे अधिक हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून से खुले खातों की संख्या कितनी है। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या अगर अपने ऐड करेंगे तो इसको अपने ऐड करेंगे तो अगस्त में 65, 30 और 35 और 50 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 180। और इसने बोला है जून का अपने ऐड करेंगे चारों को तो ये आएंगे 133। तो देखिए सॉरी दोस्तों, तो देखिए 180 से 133 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 47 आ जाएगा। तो इसने परसेंटेज में पूछा है तो इसको अपने लिखेंगे 47 और जून के हो जाएंगे 133, गुणा में 100 करेंगे तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 35.3 इसका आंसर हो जाएगा। 35.3 इसका सही आंसर हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करोगे तब। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। चलिए देखते हैं। एंजल के खातों को जब ऐड करेंगे तो ये आएंगे 25, 28, 35 और 65 और 55, इनको ऐड करेंगे तो ये आएंगे 208 208 और जरोदा के जब ऐड करेंगे तो ये आएंगे 200 यानी कि 200। तो इनका अनुपात पूछा है तो इनका अनुपात अपने ज्ञात करेंगे। तो देखिए एंजल का आया था
208 और इनका आया था 200 पूरा। तो इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये 5, ये 2, ये 5, फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 26/52, यानी 26/25 को जब भाग देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.04, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्व है। चलिए देखते हैं इसमें। तो औसत इसका चेक करेंगे तो एंजल के आ जाएंगे। एंजल का जब औसत निकालेंगे तो एंजल का औसत आ जाएगा अपने पास 41.6 और शेर खान का औसत आ जाएगा 29.4 और जोरोदा का आ जाएगा 40 और ट्रेडबुल का आ जाएगा 46.4। अपने को करना कुछ नहीं है, इन पांचों को जोड़ के 5 का भाग देना है, तो इस तरह से अलग अलग निकल जाएगा। तो इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर में पूछा है, देखिए कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्व है। तो आपको पता होगा ट्रेडबुल इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 46.4। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो आपको पता होगा ट्रेडबुल का औसत था 46.4 और शेर खान का औसत था 29.4, यानी कि ये पूछ रहे हैं इससे कितना अधिक है शेर खान से। तो ये लगभग हो जाएगा अपने पास 17 अपॉन में 29.4 इंटू 100। जब इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए 57.82। तो इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57.82। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इसका शिफ्ट 2 का एनालिसिस ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।